तो दोस्तों नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल ला जीएस बिहार वाला पर आपका स्वागत है। आइए आज से हम लोग एक 17वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। जो आज हम लोग का होगा वो पहला प्रैक्टिस सेट होगा। हम लोग देखते हैं कितना तैयारी है। वो भी उसमें आधुनिक भारत का इतिहास होगा। तो आइए हम लोग देर न करते हुए हम लोग सीधा अटैक करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। किस पुर्तगाली शासक ने स्वयं को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित कर दिया गया था? तो ये जो कर दिया गया था, इसका जो आंसर होगा ये मैनुअल प्रथम होगा। इसी को मालिक घोषित कर दिया गया था। 15वीं 16वीं शताब्दी के शुरुआत में हिंद महासागर में व्यापार पर अरब व्यापारियों के प्रभुत्व को नष्ट करने में सफल रहा और अपनी स्थिति को सुदृढ़ यानी अच्छा कर लिया। पुर्तगालियों की हिस्सा सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 ईस्वी में स्वयं को अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का मालिक घोषित कर दिया। इसका आंसर एक का सी नंबर होगा। आइए जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं, आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन भारत में पुर्तगाली शक्ति के अभ्युदय के संदर्भ में किनका है? यानी कुल मिलाकर पूछ रहा है जो स्टेटमेंट दिए हुए थे ये किनका स्टेटमेंट था? ये जो स्टेटमेंट था ये था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो मिलान करना है। तो इसमें मिलान करना है तो मिलान आइए हम लोग करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का। तो पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार स्थापित किया। तो पुर्तगाली ने गोवा पर जो स्थापित किया था ये किया हुआ था 1510 में। ये का हो जाएगा 3 नंबर। अब बी नंबर हम लोग देखते हैं। पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग यानी किला कोचिन में स्थापित किया। तो ये जो किया हुआ था ये किया हुआ था 1503 में स्थापित किया हुआ था कोचिन में। फिर उसके बाद में हम लोग फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाली क्षेत्रों के लिए भारत में प्रथम गवर्नर बनाया गया। तो ये जो बनाया गया था ये बनाया गया था 1505 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने जो डी नंबर है पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। तो पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी जो राजधानी बनाया एक ही बच ही रहा है 4 नंबर तो 1530 में। जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए देर न करते हुए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन एक सही है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं इस पर 4 नंबर क्वेश्चन पर। जो इसमें विचार करना हो पहला क्या बोल रहा है देखिए। पुर्तगालियों ने 1530 ईस्वी में भारत में अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा हस्तांतरित कर लिया। तो ये तो बात सही है कि 1530 में वो जो अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा हस्तांतरित कर लिया था ये सही है। 1 नंबर सही है। फिर उसके बाद में 1530 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय था। नहीं, यह नहीं था, ये गलत है। फिर जो आइए अब हम लोग देखते हैं इसको 3 नंबर। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बात सही है, एकदम ये सही है, करेक्ट है। तो 1 भी करेक्ट है और 3 भी करेक्ट है। ठीक, उसके बाद हम लोग चौथा देख लेते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को अपनाया था। तो ये तो अल्बुकर्क नहीं अपनाया था, ये जो अपनाया था ये अल्मीडा अपनाया हुआ था। ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन गलत है 4 नंबर भी। तो हमारा जो सही है इसमें 1 और 3 सही है। तो आंसर इसमें देखिए कौन सा है 1 और 3। तो इसमें हो जाएगा
आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1530 में नुनो नुनो डी या कहीं कहीं लिखा रहता नुनो दा लिखा रहता है, जो कुन्हा है भारत में पुर्तगालियों का वायसराय था, जिसके समय में पुर्तगालियों का भारत में मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया गया था। एक ब्लू वाटर जो पॉलिसी था, यानी उसको मतलब कह लीजिए, अर्थात कार्टेज व्यवस्था ही कह दीजिए, तो अल्फा ये जो अपनाया था ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा अपनाया गया था। इसका आंसर जो बताया गया है ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 3। आइए हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। डचों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाती थी? अब जो डच जो थे उनको व्यापारिक संस्था को क्या कहा जाता था? तो ओक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए, ओक, VOC, ओक, ओक कहा जाता था। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये ओक बता देते हैं क्या होता था। डचों का व्यापारिक संस्था ओक मतलब संयुक्त कंपनी कहलाती थी। ये संयुक्त मतलब व्यापार करते थे, ये संयुक्त व्यापार मतलब कंपनी होती थी। फिर 1602 में इसकी स्थापना हुई, डच सांसद पारित कर दिए, उद्घोषणा कर दिए, यही बात रहा। अब आइए हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम में बताए। अब इसमें जो घटनाएं घटा है उसको सही क्रम में मतलब सजा देना है। अब आइए हम लोग इसको दुल्हन की तरह सजा देते हैं। जो दुल्हन की तरह सजाना है कि 1 नंबर दुल्हन कौन है, 2 नंबर कौन है या 3 नंबर कौन है। तो आइए सबसे पहले जो ये दुल्हन इसमें जो होगे, ये होगा, ये जो होंगी दुल्हन इसमें 6 नंबर में ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। सबसे पहले जो हो जाएगा तीसरा, आंग्ल आंग्ल डच युद्ध। ये जो हुआ था 1700 नहीं नहीं सॉरी 1672 से 74 ईस्वी के बीच हुआ था। तो ये घटना घटा पहले। तीसरा, आंग्ल डच युद्ध, तो ये तो 1 नंबर हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग मिलाते हैं कि अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान, ये जो हुआ था ये हुआ था 1717 ईस्वी में हुआ था। जो फरमान किया गया था व्यापारी के लिए, ये जिसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ये किया गया था 1717 में। फिर बेदरा का जो युद्ध हुआ था 1759 में हुआ था। तो इसमें सजा दिया जाए, जो सजाना है उसमें हो जाएगा 1, 3, 2। तो 1, 3, 2 इसमें देखा जाए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों आइए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कथन है ए में और कारण आर दिया गया है, जिस पर विचार करना है कि कौन इसमें सही है, कि दोनों सही है, कि एक सही है एक गलत है, कि दोनों गलत है। तो आइए हम लोग कथन ए देखते हैं। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में उपस्थित हुआ। तो इसमें जो देखना है, ये तो सही है, ये तो सही है कि सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में उपस्थित हुआ, ये तो सही है। अब जो आर देखेंगे हम लोग, वह मुगल सम्राट जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में सफल रहा। तो ये सफल नहीं रहा, असफल रहा। ये सफल नहीं रहते, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी सही हो जाएगा। ये सही है पर आर गलत है। आइए अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए थे? तो वही थे ये महाशय फर्रुखसियार, जिसका आंसर हो जाएगा बी, फर्रुखसियार। ये करते क्या है कि मुगल सम्राट औरंगजेब की जब मृत्यु होता है 1707 के पश्चात, आज जब ये गद्दी संभालते हैं, मतलब तो इनका मतलब जो साम्राज्य कमजोर होता तो चला ही गया था, लेकिन लाभ उठाने के उद्देश्य से 1717 ईस्वी में जॉन सर मैन की अध्यक्षता में एक अंग्रेजी व्यापारिक शिष्टमंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियार से एक फरमान मतलब प्राप्त करने में सफल रहा। ये भी किया गया था कि फर्रुखसियार ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनेक व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए।
यह फरमान भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और इसे भारत के आर्थिक इतिहास में मैग्ना कार्टा के रूप में मतलब जाना गया, चाहे कहा जाने लगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों उसको हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। आइए जो कंपनी हुआ था ये लुइस जो मतलब 14वां था उसी के शासन काल में मतलब हुआ था। उसका जो मंत्री था कोलबर्ट उसी के द्वारा ये 1664 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब इसको बोला जाता था। अब आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, इसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट वाला है, कथन वाला है ए और आर वाला। तो इसको देखते हैं हम लोग। सन 1760 ईस्वी का वांडीवास की लड़ाई भारतीय इतिहासकार के निर्णायक लड़ाइयों में से एक है। तो बात तो सही है साथी कि निर्णायक तो था वांडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 में। तो ये तो सही है। फिर आर क्या कह रहा है कि वांडीवास की लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य का अंत कर दिया। ये भी बात सही है, ये भी सही है, आर भी सही है। लेकिन इसमें आंसर जो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर का जो है ये सही स्पष्टीकरण है, ये स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आइए हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र किस स्थान पर थी? तो ये जो स्थान था सेरामपुर जो कि बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक मशीनरी गतिविधियां जैसे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अधिक मतलब जाने जाते हैं। आइए हम लोग अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ये जो है 12 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी भारत में कहाँ स्थापित की थी? तो ये जो स्थापित की हुई थी ये सूरत में की हुई थी। सूरत में की हुई थी साथियों, ये की हुई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका। कब किया गया था ये भी जान लीजिए 1664 में मतलब ये स्थापित हुआ फ्रांसीसी द्वारा। पूर्णतः मतलब ये 1600 मतलब 64 में ही हुआ। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 नंबर उसको हम लोग देखते हैं। इसमें भी मतलब काल क्रमानुसार सही रूप में व्यवस्थित कर देना है। तो आइए हम लोग व्यवस्थित कर देते हैं इसको। जो व्यवस्थित इसमें किया जाए ये कर देते हैं हम लोग कि वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत आया, यानी वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। तो ये जो आया था ये आया था 1502 में दूसरी बार, 1502 में। तो उसके बाद में अंग्रेज व्यापारी मिल्डेन हॉल की भारत यात्रा। तो इसका जो हुआ था 1599 में हुआ था। तो पहला हो गया आपका 1502 1599। तो पहला तो ये सही है। अब इसमें दो, अब एक दो, अब आइए देखते हैं तीसरा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो ये जो स्थापना हुआ था 1600 में हुआ था। फिर जो हुआ था यहाँ पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1664 में। फिर जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1616 में। तो आइए इसको हम लोग सजा देते हैं। तो सजाने के बाद ये तो हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, 1 2 3 5 उसके बाद 4। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा को भारतीय तट पर पहुंचने में भारतीय मूल के एक व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उस मार्गदर्शक
का नाम क्या था? तो वो जो मार्गदर्शक थे अब्दुल मजीद थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लिया जाए कि अब्दुल मजीद जो थे कहाँ के थे। तो ये जो थे, ये जो कालीकट जो केरल पर ये पहुंचता है, जो मरीन वहां स्वागत करता है, तो इसी मतलब ये बेड़ा के पार से जो आते हैं जहाज पे, तो इन्हीं इन जहाजी बेड़ों को गुजरात के नाविक जो होते हैं अब्दुल मजीद द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है। ये गुजरात के व्यापारी रहते हैं। ये गुजरात के व्यापारी रहते हैं अब्दुल मजीद। आइए अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 15 नंबर। 15 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि फारस के आक्रमणकारी शासक नादिर शाह ने फरवरी 1739 में मुगल सेना को पराजित कर दिया था। नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था? तो ये जो किया हुआ था, ये किया हुआ था करनाल के युद्ध में पराजित कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित प्रवर्ती मुगल शासकों के शासन काल को काल क्रमानुगत, मतलब इसको व्यवस्थित करना है, संयोजित तरीके से उसको उचित विकल्प में आधार में सजा देना है। तो आइए अब हम लोग इसको सजा देते हैं। ये जो है इसका 16 नंबर तो सजाते हैं। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा रफ रफी रफी उदू ए, रफी उदू दर्जात। ठीक। इनका जो शासन काल रहता है ये रहता है 1719 से लेकर 1719। ठीक। मतलब ज्यादा दिन नहीं रहता है। 28 फरवरी से लेकर 1719 से 6 जून, मतलब 1719 तक। बहुत कम समय के लिए होता है। 3-4 महीना के लिए होता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने के लिए होता है। फिर उसके बाद रफी उद दौला का शासनकाल जो रहता है 1719 से जून से लेकर 17 सितंबर से 1719 तक। ये भी जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये भी 3-4 महीना के लिए होता है। फिर अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 ईस्वी। फिर उसके बाद में आलमगीर जो द्वितीय होता है, ये होता है 1754 से 1759। यानी इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा सी हो जाएगा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। फिर जो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक को शाह ए बेखबर की उपाधि प्रदान की गई? तो शाह ए बेखबर की उपाधि बहादुर शाह प्रथम को मिला था। मतलब कहा जाता था, प्रदान की गई थी, मिला था। ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में, उसके पश्चात उसके मतलब चारों पुत्रों में उत्तराधिकारी के लिए एक लंबा संघर्ष चला था। औरंगजेब के मृत्यु के बाद मतलब उसके 4 पुत्र थे। आज जब चारों में मतलब लंबा संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में उसका 63 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र था मोहम्मद मुअज्जम अंतिम रूप से सफल रहा। वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल शासन की बागडोर यानी गद्दी जो होता है संभालता है। इतिहासकार मतलब जो रफी खान ने बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी को शाह ए बेखबर की उपाधि प्रदान की थी। जो ये शाह ए बेखबर की उपाधि प्रदान किए होते, ये जो थे मतलब इतिहासकार एक थे रफी खान ने ही मतलब इसको शाह ए बेखबर उपाधि दिए हुए थे। अब आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत। तो औपचारिक रूप से जो मुगल साम्राज्य का अंत हुआ ये हुआ नवंबर 1858 ईस्वी में। जिस समय शासन काल था बहादुर शाह द्वितीय का 1837 से 1857 ईस्वी। उसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया। उसे बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, जो म्यांमार में है, भेज दिया गया। उसके बाद में वहां पर जब रंगून जाता है तो उस एक गाना भी है, मोर पिया गए रंगून,
तो ऐसे गाना भी है जो हमें याद नहीं है। उसके बाद से जहाँ 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। औपचारिक रूप से 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने मुगल साम्राज्य का अंत करने की घोषणा की और भारत में अंग्रेज हुकूमत की स्थापना की। वहीं पर समाप्त होता है, मुगल मरते हैं और वहीं पर रानी विक्टोरिया नवंबर 1858 में कहती है कि सारा चीज खत्म, अब हमारा हुकूमत चलेगा, और हुकूमत चलाती है। अब आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं कथन कारण वाला। पहला जो कथन है, औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया। तो बात तो सही है कि दिया था, ये तो सही है। अब आ रहे इसको हम लोग देखते हैं। गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों के अधिकारों का समर्थन किया था और इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार किया था। तो ये भी सही है। आर मतलब सही है, तो ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए अब हम लोग विचार करते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में। पहला जो है, यह लड़ाई मराठों और अफगानों के बीच 14 फरवरी 1761 को लड़ा गया। तो बात तो सही है, लड़ा तो गया था साथियों। 14 फरवरी 1761 को तो लड़ा था गया था मराठों और अफगानों के बीच। अब जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इस लड़ाई में मराठों की ओर से विश्व विश्वास राव तथा सदाशिव राव भाऊ सहित लगभग 28,000 मराठा मारे गए। तो ये भी बात सही है, मारे तो गए थे उस समय, मराठा काफी मारे गए थे। फिर ये एक भी सही है, दो भी सही है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह निर्णय कर दिया कि भारत पर कौन शासन करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और 2। तो देखते हैं हम लोग इसमें कहाँ कहाँ 1 और 2। ठीक, जो ये ऑप्शन नंबर ए में है 1 और 2, सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य में रुहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये जो राज्य की स्थापना की थी ये की थी अली मोहम्मद खान ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आइए ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं। ये जो वर्तमान समय में ये देख लिया जाए, ये थोड़ा सा मोहम्मद अली खान नामक जो अफगान के आधुनिक मतलब ये जो थे बरेली जिला जो कि उत्तर प्रदेश के आसपास क्षेत्रों को रुहेलखंड जो नामक मतलब एक छोटे से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, वही एक जगह है। फिर आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं कि उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये मैसूर नहीं आता है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मैसूर हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देखते हैं। मैसूर स्वतंत्र राज्य में सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। मिलान करना है, तो आइए अब हम लोग मिलान करते हैं। अब बंगाल, बंगाल जो है मुर्शिद कुली खां किधर है, इसमें मुर्शिद कुली खां 3 में है, मुर्शिद कुली खां। उसके बाद में अवध, अवध जो है इसमें मतलब स आदत खां, इसमें स आदत खां। ठीक, यानी बुरहान उल मुल्क। 2 हो जाएगा हैदराबाद, हैदराबाद ये निजाम उल मुल्क का था। तो ठीक, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। हाँ, मैसूर जो था वो हैदर अली। ठीक, तो इसमें ऑप्शन में हम लोग मिलाते हैं कौन सही होगा। ऑप्शन नंबर इसमें 3, 2, 4, 1, ये ऑप्शन नंबर भी मिल रहा है। 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही साथी 22 का
भले 23 का ऑप्शन नंबर बी। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर, क्या कह रहा है, पंजाब के प्रसिद्ध शासक महाराजा रंजीत सिंह का संबंध किस सिख मिसल से था? तो ये सुकर चकिया मिसल से थे। सुकर चकिया ऑप्शन नंबर ए। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोग देखते हैं। 25 नंबर, मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे? तो मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26 नंबर, कि लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ जाइएगा तो आप लोग मौका मिलेगा तो एक बार जरूर घूमिएगा। ये जो बनवाया था आसफ उद आसफ उद दौला। इसमें आसफ उद दौला ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, जो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। ये लखनऊ में जो बना था 1784 में, लखनऊ में मतलब प्रसिद्ध था, ये बना हुआ था 1784 में। इमाम बाड़ा जो मुहर्रम त्यौहार मनाने के लिए एक मतलब भवन था, मुहर्रम जो मनाया जाता था वो भवन बना हुआ था, निर्माण करवाया गया था। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27 नंबर, इसको देखते हैं। राजा मार्तंड वर्मा का संबंध 18वीं शताब्दी में किस क्षेत्रीय राज से था? तो ये जो था त्रावणकोर से था। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28 नंबर, ये बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का सॉरी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष अलीनगर की संधि संपन्न हुई थी? तो ये जो संधि संपन्न हुई थी 1757 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका उत्तर। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं। 29 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें मतलब शासन जो क्रम दिया गया है, इसमें सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ऐसे मतलब बंगाल के नवाबों का कालक्रम सजा देना है। तो इसमें जो सजाना है ये क्या है कि मुर्शिद कुली खां, जो मुर्शिद कुली खां का शासनकाल है 1700 से लेकर 1727 तक रहता है। शाह सुजा का जो रहता है 1727 से 1739 तक रहता है। फिर जो सरफराज खान का जो रहता है 1739 से 1740, और अली बर्दी खां का जो रहता है 1740 से 1756। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर उसको हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, यह कह रहा है खाली स्थान जो है तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। तो ये जो इतिहास है ये है 1757 से 1765 ईस्वी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, 1757 से 1765 ईस्वी तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता का क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं कि प्लासी का युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस पर हम लोग विचार करते हैं। ये जो प्लासी, तो इसमें एक नंबर जो देखते हैं, यह युद्ध 23 दिसंबर 1757 को लड़ा गया था। नहीं लड़ा गया था, ये गलत हो गया। ठीक, जो दूसरा है उसको हम लोग देखते हैं। ये क्या कह रहा है, यह युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ये सही है, एकदम बात सही है। जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये लड़ा गया था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव था इसका अंग्रेजी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से, नवाब बंगाल के तरफ से सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। फिर जो तीसरा है, इस युद्ध के बाद
24 परगना की जमींदारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई। तो ये भी बात सही है, ये भी प्राप्त हो गया था। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1/3। तो इसमें 1/3 किधर है, ऑप्शन नंबर 2/3 किधर है, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3। एक नंबर गलत है, एक नंबर गलत है, एक नंबर सही नहीं है। एक नंबर आपका सही हो जाता, जानते हैं 23 ये सही दिया है, लेकिन दिसंबर दे दिया है यहाँ पर। अगर यहीं अगर जून दे देता 23 जून, तो आपका एक कथन भी सही हो जाता। ये है बीपीएससी के साथ, डेट पर बहुत ध्यान देता है, इसको डेट से बड़ा प्यार हो जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, उसको अब हम लोग देखते हैं। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था? तो ये जो राजधानी किया था मीर कासिम, मीर कासिम किया हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, मुंगेर बिहार में है, जहाँ पर सबसे पहले बंदूक फैक्ट्री भी बना, तोप बंदूक बंदूक बना शुरू वहीं, वहां पर मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपना राजधानी हस्तांतरित किया हुआ था। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देखते हैं। 33 नंबर, बंगाल में द्वैत शासन को स्थापित करने वाले और द्वैत शासन का अंत करने वाले गवर्नर क्रमशः थे। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं जो ये गवर्नर थे कि कौन आंसर होगा इसमें। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा, ये द्वैत शासन मतलब बंगाल में द्वैत शासन को स्थापित करने वाले और द्वैत शासन का अंत करने वाले। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लाइव जो था बंगाल में द्वैत शासन को स्थापित किया, अद्वैत शासन का अंत वारेन हेस्टिंग कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध ये लड़ा गया था 1780 से लेकर 84 तक लड़ा गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर, इसको हम लोग निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार मारविक्स ठीक की उपाधि प्रदान की गई थी? मारविक्स की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये जो प्रदान किया गया था, ये प्रदान किया गया था आपको आर्थर बेलेजली को किया गया था। बेलेजली, आर्थर बेलेजली को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 36 नंबर, 36 नंबर क्वेश्चन फिर वही है, स्टेटमेंट वाला है। टीपू सुल्तान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था। तो बात तो सही है भाई, वो तो था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग अब देखते हैं कि मतलब उसे खगोल विज्ञान की गहरी जानकारी थी। तो खगोल विज्ञान की उसे जानकारी, तो साथियों लाइट कट गया, एक सेकेंड। हाँ अब आ गया लाइट। उसे खगोल विज्ञान की गहरी जानकारी थी। तो हाँ, खगोल विज्ञान की गहरी जानकारी नहीं थी उसे। वो टीपू सुल्तान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था, लेकिन उसे खगोल मतलब विज्ञान की गहरी जानकारी नहीं थी। तो आर गलत हो जाएगा, ये सही है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देखते हैं कि 37, टीपू सुल्तान ने जैको जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी? तो वो किया था आपका फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। आइए फ्रांसीसी क्रांति जिस समय जेकोबिन क्लब, जो मूलतः फ्रांसीसी क्रांति 1789 से जुड़ा हुआ एक क्लब था। फिर आइए अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको अब हम लोग देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिलान करना है कि कौन कहाँ का मतलब था। तो होलकर कहाँ का था, गायकवाड़ भोसले सिंधिया कहाँ के थे? तो आइए मिलान कर देते हैं हम लोग। होलकर जो थे वो इंदौर के थे, गायकवाड़ जो थे वो बड़ौदा के थे, सिंधिया जो थे
भोसले जो थे वो नागपुर के थे और सिंधिया जो थे वो ग्वालियर के थे। ठीक। उसके बाद में एक और जान लीजिए इसमें, जो पेशवा ओसवा जिनको बोला जाता है ना, ये बाजीराव द्वितीय, विश्वनाथ पेशवा, ये जो पुणे उड़े में, जो महाराष्ट्र में है पुणे में, वहाँ के थे पेशवा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा साथियों ए। 38 का उत्तर जो सही हो जाएगा ए हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर 39 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों एवं मराठा पेशवा के बीच सालाबाई की महत्वपूर्ण संधि किस वर्ष की गई थी? तो सालाबाई की जो संधि हुई थी वो 1782 में हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ देरी न करते हुए 40 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, मराठा परिसंघ को अंतिम और औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? तो ये जो भंग रूप किया गया था 1818 ईस्वी में किया गया था, भंग कर दिया गया। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको अब हम लोग देख लेते हैं। 41 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1843 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? जब सिंध पर विजय हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था अंग्रेजों द्वारा? तो ये जो गवर्नर जनरल था एलनबर्ग था, लॉर्ड एलनबर्ग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सिंध पर जब विजय हुआ तो। फिर जो 42 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, रिंग फेस जिसको बोला जाता है घेरे के नीति का मतलब प्रेरणा कौन था? तो ये जो था ये वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। रिंग फेस कहिए या घेरे के नीति कहिए, चारों तरफ से घेर लेता था रिंग फेस, जैसे कैसे रिंग होता था एक में वैसे। ये जो वारेन हेस्टिंग था, या यही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना हुआ था वारेन हेस्टिंग्स, पहली बार। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 43 ये क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय राज्यों और अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? ये जो किया हुआ था ये लॉर्ड वेलेस्ली किया हुआ था। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देखते हैं। 44 नंबर जो क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन, आइए इस पर मतलब विचार करना है, विचार करते हैं। जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि की थी उनके द्वारा किए गए संधियों का सही काल क्रमानुसार सजा देना है, इसको भी सुव्यवस्थित कर देना है। तो इसको सजाना है ये। सबसे पहले इसमें हैदराबाद 1798 से 1800 ईस्वी, उसके बाद मैसूर 1799 में, फिर अवध 1801 में, फिर ग्वालियर 1804 में। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये 44 का ए हो जाएगा सही उत्तर। 44 का उत्तर सही ए होगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर उसको हम लोग देखते हैं कि आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था? तो ये जो हुआ था सौगौली के संधि हुआ था, यानी सुगौली के संधि, सुगौली के संधि इसी के साथ हुआ था ये जो। आइए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस सुगौली का जो संधि हुआ था इसको थोड़ा बहुत जान लीजिए, सन जान लीजिए इसका। 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है कि सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर मतलब कब कब कैसे का हुआ सन, इसको मिलान करना है। तो सतारा का जो सन हो जाएगा ये हो जाएगा 1848। जैतपुर, और जैतपुर को भी संभलपुर भी बोला जाता है। जैतपुर कहीं कहीं लिखा रहता है, अगर जैतपुर के बाद में अगर जैतपुर न देकर संभलपुर दे देता तो बात एक ही हो जाता। तो इसको ये हो जाएगा 1849 में। फिर झांसी जो है 1853 ईस्वी में, नागपुर जो है 1854 में। तो इसका 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 किधर है इसमें? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन। अरे अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन,
47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने वाले नागरिक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। नागरिक विद्रोह के नागरिक जो विद्रोह है उसको, नागरिक विद्रोह के नेता प्रगतिशील विचार वाले थे। बात तो सही है, प्रगतिशील विचार वाले थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर नागरिक विद्रोह स्थानीय कारणों एवं समस्याओं के परिणाम था। नहीं, ऐसा नहीं था। ये जो हो जाएगा दो गलत है। फिर उसके बाद में 3 नंबर, सभी नागरिक विद्रोह स्थान एवं काल के संदर्भ में अलग होते हुए भी प्रकृति में लगभग एक समान थे। नहीं, ये भी नहीं। तो ये हो जाएगा आंसर जो इसका हो जाएगा, विशेषताओं में शामिल नहीं था। तो ये जो हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 47 का उत्तर हो जाएगा ए। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला उपन्यास आनंदमठ से किस नागरिक विद्रोह के बारे में सूचना प्राप्त होती है? तो ये जो सूचना प्राप्त होती है, सन्यासी विद्रोह के बारे में सूचना प्राप्त होती है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1763 से 1820, जो बंगाल अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध होने वाला भारत का पहला नागरिक विद्रोह था। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है 49 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पाइका विद्रोह हुआ था? पाइका विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ था उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में हुआ था पाइका विद्रोह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 50 नंबर, इसको अब हम लोग देखते हैं। 50 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है सूरत के नमक विद्रोह की घटना कब घटित हुई थी? तो ये जो घटना घटित हुई थी 1844 में हुई थी घटना। फिर इसके बाद में हम लोग एक क्वेश्चन मिलान करने वाला इसको देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है 51 नंबर है। बघेरा विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ था 1818 ईस्वी से 1820 ईस्वी, जो कि बड़ौदा गुजरात में है बघेरा। ठीक, उसके बाद में अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में हुआ था। अहोम नामे से अहोम यानी असम। ठीक, ये असम में है। फिर उसके बाद में पोलीगर विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ था 1795 से 1805 ईस्वी में, जो कि दक्षिण भारत में है। फिर नील विद्रोह, ये गांधी जी वाला नील विद्रोह नहीं समझिए आप लोग, ये बंगाल में हुआ था 1859 और 60 के बीच में नील विद्रोह। ये जो हो गया। अब नेक्स्ट जो आएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें मिलान हम लोग कर लें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। साथियों, आप लोगों से आग्रह और विनम्र है कि अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर कीजिए, ताकि उनको भी टेस्ट सीरीज का मतलब हेल्पफुल मिल सके, एग्जाम में उनको भी फायदा हो आपके साथ साथ। तो चैनल को आप लोग नाम बता दीजिए, ला जीएस बिहार वाला पर वो आए और टेस्ट सीरीज को देखे और लगाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि बहुत मेहनत लगता है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार।